नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम एक नया सब्जेक्ट देखते हैं, डेट इज वस्त्र विज्ञान। वस्त्र के बारे में इसमें हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशे क्या होते हैं। रेशे से धागे का निर्माण होता है और धागों से कपड़े का निर्माण होता है। हम एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि रेशे कैसे प्राप्त होते हैं हमें, फिर हम ये देखेंगे कि रेशों से धागे का निर्माण कैसे होता है और धागे से किस तरीके से कपड़े का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि रेशों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं प्राकृतिक रेशे और एक होते हैं कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, नाम से ही बताया जाता है, जो रेशे हमें प्रकृति के द्वारा अवेलेबल होते हैं, जो रेशे हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। और जो कृत्रिम रूप से लैब में बनाए जाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कृत्रिम रेशे। ठीक है, दो डिवीजन हो गया, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। जो प्रकृति की देन है वो प्राकृतिक रेशे, जो लैब में बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कृत्रिम रेशे। अब प्रकृति में हमें कहाँ कहाँ से दिए? प्रकृति ने हमें दिए वनस्पति से, प्रकृति ने हमें दिए प्राणिज से और प्रकृति से हमें मिले खनिज के द्वारा। तो जो प्राकृतिक रूप के रेशे होते हैं, हमने उन्हें पुनः तीन भागों में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट है वानस्पतिक रेशे, दूसरे हैं प्राणिज रेशे और तीसरे हैं खनिज रेशे। अब हम इनके अलग अलग के बारे में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वानस्पतिक रेशों की। तो वनस्पति के जिस भी पार्ट से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, हमने उसको फर्दर उसे क्लासिफाई कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हमें उसके बीज से प्राप्त होते हैं तो हमने उसको बीज वाले वानस्पतिक रेशे के बारे में बताया। जो हमें तने से प्राप्त होते हैं तो हमने उसको तने वानस्पतिक प्राकृतिक रेशे का नाम दिया। जब हमें पत्ते से प्राप्त होते हैं तो हमने उन्हें पत्ते वाले वानस्पतिक प्राकृतिक रेशों का नाम दिया। मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। पौधे के जिस भी पार्ट से हमें रेशा प्राप्त होता है, उस पार्ट का हमने उसमें नाम दे दिया कि हमें वह वाले रेशे कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे में वनस्पतिक रेशा है। वनस्पति में हमने वनस्पति के जिस भी पार्ट से रेशा प्राप्त हुआ है उसका हमने नाम दिया। अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से रेशे होते हैं। सबसे पहला आता है कपास का नाम और कपोक। कपास मेरे ख्याल से आपको बहुत ही पता है, सभी को मालूम है। कॉटन के बारे में बताया गया है इसमें। तो कॉटन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? रुई से प्राप्त होती है। रुई कहाँ से मिलती है हमें? उसके जो बीज वाले पार्ट से होती है। फूल के बीज से हमें क्या प्राप्त होती है? रुई प्राप्त होती है। इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया है? बीज वाले वनस्पतिक प्राकृतिक रेशे। ठीक है, अब हम बात करते हैं तने की। जो वह रेशे जो कि हमें प्रकृति से वानस्पति में तने से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम तने वाले प्राकृतिक रेशों का नाम देते हैं। इसमें आएगा लिनन, जूट, हेम, सन और मनीला। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर मेरे ख्याल से इस लेवल पे आप लोगों को इतना ही पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है, इसलिए इसका इतना ही एग्जाम्पल दिया गया है। कपास का ये मेरे ख्याल से कपास और लिनन है जो आप लोगों ने बहुत इससे फेमिलियर होंगे। कपास बीज से प्राप्त होता है और तने से लिनन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं पत्ते से। क्या हमें पत्ते से भी प्राप्त होते हैं रेशे? बिल्कुल, हमें पत्ते से भी प्राप्त होते हैं रेशे, और वो है पिना और सोसम। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया है कि बीज, तने और पत्ते से हमें वानस्पतिक रेशे प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राणिज से। ठीक है, प्राणिज में हम लेते हैं जानवरों की बात जब हम करते हैं तो इसमें दो नाम लिए गए हैं, एक है ऊन और एक है रेशम। दोनों नाम आपके बहुत फेमिलियर हैं। ऊन हमें जानवरों के बाल से प्राप्त होती है। ये जानवर भेड़ होते हैं, ये जानवर ऊंट होते हैं, ये जानवर बकरियां भी होती हैं, और उनके बाल जो स्पेशली जो है ना कोल्ड रीजन में रहती हैं, इन जानवरों को हम काम में लेते हैं। जो भेड़ हैं या बकरियां हैं या जो ऊंट हैं, इनमें क्या होता है कि बाल जो होते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इनके जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा घने होते हैं।
तो हम इनके साथ कोई अत्याचार नहीं कर रहे, किसी भी जानवर के साथ कोई अत्याचार नहीं करते हैं। जब सर्दियाँ निकल जाती हैं, गर्मियों का सीज़न चालू हो जाता है, इनके शरीर के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, इनके बालों को हटा दिया जाता है और उनसे ऊन की प्राप्ति होती है। जिस जगह के बाल से, यानी कि गर्दन से है कि सर से है कि धड़ से है, जिस जगह के बाल उतारे जाते हैं उस हिसाब से ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी के बालों को रखा जाता है। रेशमी कीड़े से हमें रेशम की प्राप्ति होती है। इसको रेशमी कीड़ों को पाला जाता है और इस रेशमी कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं वह शहतूत के पेड़ पे पलते बढ़ते हैं, तो बहुत सारी शहतूत की खेती की जाती है। शहतूत की खेती करने के बाद में शहतूत के पेड़ों के ऊपर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और वह जब कोकून की स्थिति में होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जब धागा पूरी तरह से लिपट जाता है, तब उनको बॉईल करके उन्हें बाहर निकाला जाता है और रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राणिज और ये हो गया वानस्पतिक। अब हम बात करते हैं खनिज की। ये बहुत महंगा होता है, ये बहुत महंगा सौदा होता है। इसलिए महंगा सौदा होता है क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया जाता है, हाई टेम्परेचर कर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर पे करने के कारण क्या होता है कि वो बिल्कुल पिघल जाते हैं और फिर उनसे बिल्कुल पतला पतला धागा बनाकर रेशा बना दिया जाता है। और उन रेशों को हम ये नहीं कहते कि हम पूरे गोल्ड का सिल्वर का कपड़ा पहनते, परंतु जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसके अंदर गोल्ड की और सिल्वर की लाइनिंग्स लगाई जाती है, तार लगाए जाते हैं, या तो ताने में लगाए जाते हैं या फिर बाने में उसके तार लगाए जाते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा जो होते थे उनके वस्त्र जो बनाए जाते थे वो खनिज के रेशों के मध्य से बनाए जाते थे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि हमारी डिमांड इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए होती है, तो ये सब वैरायटी प्रकृति के द्वारा तो नहीं दी जा सकती है। तो मानव ने ये चाहा कि कपड़ों में जो बहुत सारी वैरायटी आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने स्वयं के द्वारा कपड़े बनाना चालू कर दिए, स्वयं के द्वारा रेशे का निर्माण करना चालू कर दिया, जो कि प्राकृतिक नहीं होते हैं, जो कि लैब में बनते हैं। उन रेशों को क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशों का नाम दिया गया है। कृत्रिम रेशों में भी उसको पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मानवकृत और दूसरा है रासायनिक रेशे। मानवकृत दोनों ही चूंकि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, पर ये मानवकृत और रासायनिक क्या होते हैं? मानवकृत रेशे वह रेशे होते हैं जिसमें कुछ अंश हम प्राकृतिक रेशों का भी मिक्स कर देते हैं, उसमें टोटल रसायन नहीं होते हैं। जबकि रासायनिक रेशे वह रेशे होते हैं जिनमें जरा सा भी प्रकृति का रूप नहीं लिया जाता है, यह टोटली केमिकल्स के मिलके बने होते हैं। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, मानवकृत रेशे वह रेशे होते हैं जिसमें केमिकल्स के साथ में कुछ प्रकृति के, चाहे बीज ले लें, चाहे सेलुलोज ले लें, कुछ भी ले लें, उनको लेके और वस्त्रों का या रेशों का निर्माण किया जाता है। और रासायनिक रेशों में किसी भी तरह के प्रकृति का रूप नहीं लिया जाता है, उसमें केवल और केवल केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, तो वह रासायनिक रेशे कहलाते हैं। मानवकृत रेशों में नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और क्रोपियोनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहीं रासायनिक रेशों में आपने नाम से नहीं रखा होगा, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, जैक्रॉन, एक्रिलॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पाए जाते हैं। जो रेशे प्रकृति के होते हैं उनमें कुछ अलग गुण होते हैं और जो मानवकृत रेशे होते हैं उनमें कुछ अलग गुण होते हैं। दोनों की क्वालिटीज़ अलग 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 होती है, दोनों के फायदे होते हैं, दोनों के कुछ कुछ नुकसान भी पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लें। रेशे होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक रेशे और दूसरे होते हैं कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशों को मुख्यतः वनस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशों में तीन मुख्यतः भागों में विभक्त किया गया है। वानस्पतिक रेशों को बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले में डिवाइड किया गया है, जिन्हें कपास और कपोक बीज वालों में, लिनन, जूट, हेम्प और सन तने वालों में, पत्ते वालों में पिना और सोसम आते हैं। प्राणिज में ऊन और रेशम आते हैं, खनिज में सोना, चांदी और एस्बेस्टस आते हैं। वहीं हम कृत्रिम रेशों की बात करते हैं। कृत्रिम रेशों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, डेट इज मानवकृत और रासायनिक। मानवकृत में नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और क्रोपियोनियम आते हैं और रासायनिक में नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन एक्सेट्रा आते हैं।
प्राकृतिक रेशा कपास, कॉटन, ये आप और हम इसके नाम से बहुत फेमिलियर हैं और कॉटन का कपड़ा हम बहुत ज़्यादा यूज़ में भी करते हैं। कॉटन हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये हमने देखा था। कॉटन हमें एक प्राकृतिक रेशा है जो कि हमें प्राकृतिक वानस्पतिक रेशा है जो कि हमें वनस्पति से प्राप्त होता है और वनस्पति में भी हमें बीज से यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन रेशा जो कपड़ा यूज़ में लिया जाता है वह है कॉटन का कपड़ा और जो कि एक प्राकृतिक कपड़ा है और ये आज से ही नहीं पीढ़ियों से इसका उपयोग में लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक रेशा कपास का निर्माण किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले कपास की निर्माण प्रक्रिया में आता है कोय एकत्रित करना। कोय एकत्रित करने से का मतलब होता है कि जब कपास का रुई लग जाती है उसके ऊपर, कपास के पेड़ के ऊपर जब रुई लग जाती है तो उसकी वो पूरी तरह खिल जाती है। तो जो किसान होते हैं वह उस रुई को हाथों से निकाल लेते हैं और उसको इकट्ठा कर देते हैं। जब रुई को इस तरीके से इकट्ठा किया जाता है तो उसे बोलते हैं कोय एकत्रित करना। यह कपास के रेशे निर्माण की पहली प्रक्रिया है। इसके अंदर किसान के द्वारा रुई को पेड़ से इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के पश्चात उसको ओटने की प्रक्रिया की जाती है। सेकंड प्रक्रिया है ये रेशे बनाने में, इसमें ओटने की प्रक्रिया की जाती है। ओटने की जो प्रक्रिया है यह 3 प्रकार से की जाती है, हाथ ओटनी, छड़ ओटनी एवं मशीन ओटनी। जब कोय एकत्रित किए जाते हैं तो कोय में विभिन्न प्रकार की गंदगियाँ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पे उपस्थित धूल, मिट्टी, खेतों में उपस्थित पत्तियां और जो कोय होते हैं उसके अंदर जो कपास के बीज होते हैं वह भी एकत्रित हो जाते हैं, वह अलग उस समय नहीं किए जाते हैं। तो यह प्रक्रिया ओटने के द्वारा की जाती है जिसके अंदर रुई के अंदर उपस्थित बीज, छोटे छोटे बीज होते हैं काले कलर के, उन बीजों को अलग करना, उसके अंदर उपस्थित मिट्टी, उसके अंदर उपस्थित पत्तियां, इन और उसके ऊपर उपस्थित वनस्पति कोई भी पदार्थ जो होता है उनको अलग करने की प्रक्रिया को ओटने की प्रक्रिया कहते हैं। यह 3 विधि के द्वारा की जाती है। सबसे पहले हाथ के द्वारा ओटना किया जाता है, या फिर छड़ के द्वारा किया जाता है, या फिर मशीन के द्वारा किया जाता है। हाथ ओटने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। इसमें हाथों के द्वारा जो भी गंदगी होती है, वनस्पति गंदगी जैसे कि पत्ते होते हैं या जो तना उसमें आ जाता है, इस तरह की या बीज होते हैं, उनको हाथों के द्वारा अच्छी तरीके से हटाया जाता है। छड़ ओटनी में छड़ के द्वारा जब कोय को पूरी तरह फैला दिया जाता है एक जगह पे और छड़ के द्वारा उसको आगे पीछे छड़ को कोय को दबाया जाता है। ठीक है, अब छड़ के ऊपर बार बार कोय को दबाया जाता है। जो कॉटन होती है वह थोड़ी बहुत दब जाती है और जो पत्ते वगैरह होते हैं वो या तो क्योंकि सूख जाते हैं तो वो नीचे की तरफ रह जाते हैं और जो बीज होते हैं या तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वो अपने आप अलग हो जाते हैं। जो छड़ होती है यह काफ़ी हैवी होती है। मशीन के द्वारा ओटनी में जैसे कांटेदार होते हैं, ठीक है, अब उन कांटेदार में रुई को इस तरीके से घुसाया जाता है। अब रुई उस तरीके से निकलेगी कांटेदार में मशीन में तो जो गंदगी होती है वह अलग हो जाती है और जो रुई होती है वह अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से ओटने की प्रक्रिया की जाती है। ओटने की प्रक्रिया के पश्चात गांठ बांधने की प्रक्रिया की जाती है। या जो कोय एकत्रित किए जाते हैं उनकी 50 पाउंड तक अप्रॉक्सीमेटली, कोई नापा नहीं जाता है, कोई तोला नहीं जाता है, ये किसानों का अपना अनुभव होता है। अनुभवों के आधार पर वह उनकी गठरियाँ बना लेते हैं और यह गठरियाँ को बोलते हैं गांठें बनाना। और यहाँ तक की प्रक्रिया होती है यह किसान के खेतों पे की जाती है। ये 3 प्रक्रिया होती हैं, यह किसान के खेतों पे की जाती है। सबसे पहला है कोय एकत्रित करना, फिर है ओटना और थर्ड है गांठें बनाने की प्रक्रिया तक किसान के खेतों पे की जाती है। किसान के खेतों के पश्चात गांठें बनाने के बाद में डिफरेंट व्हीकल्स के द्वारा इसे इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग किसानों से अलग अलग तरह की गांठें बन के आ जाती हैं। ए किसान से, बी किसान से, सी किसान से, ए जगह से, बी जगह से और सी जगह से अलग अलग वैरायटी की आती है। इसमें कुछ मैच्योर रुई भी आ जाती है, जैसे येलो कलर की भी रुई आ रही है, कुछ इमैच्योर जैसे बिल्कुल वाइट कलर की उस तरह की भी रुई आती है। तो ये सब रुइयों को इकट्ठा करके गांठें
खोल के और उनको आपस में मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, ताकि उसकी जो असमानता होती है, क्योंकि ए किसान की क्वालिटी अलग है, बी किसान की अलग है, सी किसान की अलग है, सब अलग अलग वैरायटी किसान की अलग है। किसी ने बहुत जल्दी कोए में से रुई निकाल ली, किसी ने कुछ समय पश्चात निकाल दी, किसी का रुई का कलर लेमन येलो का है, किसी रुई का कलर व्हाइट कलर का है। तो ये अलग 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 वैरायटी हो गई। परंतु इंडस्ट्री में आ गई, इंडस्ट्री में आने के बाद में, क्योंकि हमें तो कपड़ा एक तरीके का चाहिए होता है, इसलिए जो वैरायटी अलग अलग जगह से आती है उनकी गांठों को खोल दिया जाता है और खोलने के पश्चात उनको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने में बड़ी रुइयाँ और जो छोटी रेशे होते हैं, बड़े रेशे और छोटे रेशे दोनों आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और कपड़े की क्वालिटी अच्छी तरीके से बन सकती है। जब गांठें खोलने और मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर मशीन्स का यूज़ होता है। इसमें ब्रेकर, इंटरमीडिएटर और फिनिशर तरह की मशीन का उपयोग में लाया जाता है। यहाँ तक तो फिर भी थर्ड पॉइंट तक तो गांठें बनाना तक तो फिर भी हाथ के द्वारा किया जाता है। जब इंडस्ट्री में रुई आ जाती है तब हम मशीन का ही उपयोग करते हैं और उसमें ब्रेकर, इंटरमीडिएटर और फिनिशर मशीन का उपयोग में लिया जाता है। गांठें बनाने के पश्चात में आती है बारी रुई की धुनाई की। ठीक है, धुनाई में कांटेदार हुक लगा दिए जाते हैं और कांटेदार हुक में रुई को तेजी से आर पार कराया जाता है। चूंकि रुई को तेजी से कांटेदार हुक के अंदर आर पार कराया जाता है तो जो रुई होती है वो जितना खिंचाव उसमें होता है, जितना मजबूती के लिए खिंचाव चाहिए होता है उतनी मजबूती से वो खिंच जाती है। खिंच जाने के कारण उसको फिर उसके बड़ी सारी कीप होती है, उस कीप में से होके गुजारा जाता है। तो इस तरीके से जब रुई को जब लंबाई पूरी तरह हो जाती है उसकी और उसको पूरी तरह से कीप में लिया जाता है, जब कीप में लेते हैं हम रुई को तो उसमें ऐंठन अपने आप हो जाती है। जब आप किसी बड़ी सारी कीप होगी, उसमें कीप आप लोग जानते ही होंगे, तो कीप में से रुई को, धागे को निकाला जाता है, सॉरी रुई रेशे को जब निकाला जाता है तो जब रेशे को निकाला जाता है तो वह लंबाई उसकी पूर्णतः हो जाती है और उसमें अपने आप ऐंठन चालू हो जाती है और ऐंठन चालू होने के कारण से वह मजबूत हो जाता है। इस प्रक्रिया को जब धागे को हम बोलते हैं कार्ड स्वीपर। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कार्ड स्लीवर का नाम दिया जाता है। धुनाई के पश्चात इसकी कंघी करी जाती है, रेशों की कंघी करी जाती है। कंघी इसलिए करी जाती है कि हमने यहाँ तक तो रेशों को कांटेदार हुक से निकाल दिया, कांटेदार हुक से उसकी लंबाई को नाप लिया, लंबाई में अच्छी तरह मजबूती बना ली, हमने उसको क्या किया, ऐंठन दे दी। परंतु अभी भी लंबे रेशे और छोटे रेशे दोनों इसके साथ में हैं। हम चाहते हैं कि छोटे रेशे हैं उसकी जो, जैसे कपड़े में हम रोए निकल जाते हैं, कई बार होता है ना, तो वो रोए इसलिए निकलते हैं कि जो छोटे रेशे होते हैं वह अलग हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि अब कपड़ों में से रोए निकले, तो जब कपड़ों में से रोए हम नहीं निकालना चाहते तो हम इस स्टेज पे रोक लगा देते हैं। वो रोक ऐसे लगाते हैं कि लंबे रेशों को अलग कर दिया जाता है और छोटे रेशों को अलग कर दिया जाता है। छोटे रेशों के कपड़े अलग तरीके से बनेंगे और लंबे रेशों के कपड़े अलग तरीके से बनेंगे। तो इसके लिए कंघी करना आवश्यक होता है। कंघी जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, कंघी के अंदर कांटेदार होती है ये मशीन और इस मशीन के अंदर से रेशों को गुजारा जाता है। रेशों को गुजारने के कारण से कार्ड स्लीवर को कॉम्बैट स्लीवर के में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके अंदर से मोटी मोटी परतों का निर्माण हो जाता है। कंघी बनाने के पश्चात पूनी बनाने का कार्य होता है। पूनी बनाने में जैसे गांठें बना लेते हैं, इकट्ठी करके उनको जॉइंट कर लेते हैं, इस तरीके से बना दी जाती है। पूनी बनाने में 6 से 7 इंच की लंबाई लेते हैं और मोटाई जो होती है उसकी 1 इंच की मोटाई होती है। ध्यान रखिएगा, जब पूनी बनाते हैं उस समय 6 से 7 इंच की उसकी लंबाई होती है और मोटाई जो होती है वह 1 इंच की होती है। इसके बाद यहाँ तक तो हमारे पास क्या था, अभी तक रेशा ही था। अब हमें क्या करना है, रेशे से धागे के निर्माण की प्रक्रिया करनी है, तो हमें कताई करनी होती है। कताई का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, रेशों कॉटन के रेशों की कताई का महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था। महात्मा गांधी जी ने कताई करी थी, रुई से धागों का निर्माण करेगा। सेम मेथड हमारे को यहाँ पे भी अपनाया जाता है। बॉबिन, लच्छी या बॉल के द्वारा उसकी कताई की जाती है। जो
पूनी बनाई थी हमने, पूनी से हमने रेशा था ये, अब हमने रेशे को किस में कन्वर्ट कर दिया, धागों के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने हमारा क्या था, रेशा ही था। हमने सबसे पहले क्या यूज करा, को एकत्रित करें, ओटना करा, ओटने के बाद हमने गांठें बनाई। गांठें कहाँ पे भेजी गई किसान के द्वारा, इंडस्ट्रीज में भेजी गई। गांठों को मिक्स करा गया। गांठों को मिक्स करने के बाद में उसके अंदर से जो उस समय गंदगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में गंदगी आती है, तो उस समय जो गंदगी उपस्थित थी, जो धूल मिट्टी एक्सेट्रा उपस्थित थे, उनको दूर करा गया। दूर करने के बाद में उनकी जो कॉटन के है उसके हमने क्या किया, धुनाई की, रुई की धुनाई करने के बाद में हमने उसको कंघी करी। कंघी में हमने उसको लंबवत करा, उसको चपटा करा, और चपटा कराने के बाद में हमने उसकी पूनियाँ बनाई। पूनियों की 6 से 7 इंच तक लंबाई थी और उसकी मोटाई थी 1 इंच। ठीक है, अब यहाँ तक की प्रक्रिया को क्या प्रक्रिया कहते हैं, यहाँ तक की प्रक्रिया हो गई आपके रेशे बनने की प्रक्रिया। पर हम क्या पढ़ रहे हैं रेशे से कपड़ा बनने की प्रक्रिया। तो रेशे से सबसे पहले क्या बनेगा, धागा। धागे से क्या बनेगा, कपड़ा। तो पूनी बनाने के पश्चात में कताई की गई। कताई को बॉबिन, लच्छी या बॉल के द्वारा रखा गया, और इसके क्या कहते हैं, धागे का निर्माण बनना कहते हैं। धागे के निर्माण के बाद में इसकी बुनाई की जाती है, जिससे कि कपड़े का निर्माण होता है। कपड़े की बुनाई के लिए ताना और बाने का होना बहुत आवश्यक होता है। यह 2 प्लाई, 12 वीव और अलग अलग तरह की वीव्स के द्वारा कपड़े का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे क्या बना, धागा बना, और यहाँ पे क्या बना, फिर धागे से कपड़ा बन गया। अब कपड़ा तो बन गया हमारा, परंतु कपड़ा मार्केट में इस तरीके से नहीं आ सकता है, उसका डेकोरेशन करना पड़ता है, उसकी परिसज्जा करनी पड़ती है। हर कपड़े को मार्केट में लाने से पहले जो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे कपड़े, कॉटन के कपड़े के क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कॉटन के कपड़े के ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि वह एक बार में ही सिकुड़ जाता है। तो हमें इस तरीके से उसकी परिसज्जा करनी पड़ती है, इस तरीके से उसमें केमिकल्स लगाने पड़ते हैं कि वो कॉटन कपड़ा एक बार में सिकुड़ ना जाए, या कॉटन के कपड़े में से कलर निकलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। तो कॉटन के कपड़े में कलर ना निकले, इस तरह की परिसज्जा की जाती है। उसके अंदर बार बार परमानेंट स्टार्च लगा दिया जाता है कि बार बार आपको स्टार्च लगाने की जरूरत ना पड़े, या उसके अंदर जो रोए उठने की प्रॉब्लम आती है, वो रोए उठने की प्रॉब्लम को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तो ये जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ये इस प्रक्रिया को बोलते हैं परिसज्जा, जिसके अंदर, मैं वापस रिपीट कर दूं, जिसके अंदर जो भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कपड़े के, उन नेगेटिव पॉइंट्स को हटाने की पूर्णतः कोशिश की जाती है। और उसके बाद जो कपड़ा बनके तैयार होता है, उसकी रंगाई और छपाई होती है। रंगाई और छपाई मतलब रंग, क्योंकि कपड़ा तो हमारे पास सिंगल कलर में आ रहा है, ऑफ वाइट कलर में आ रहा है ना। अब हम हर बार ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर के कपड़े नहीं बन सकते हैं, हमें विभिन्न वैरायटी के कलर के कपड़े चाहिए। वैरायटी ऑफ कलर के साथ में हमें क्या चाहिए, अलग अलग डिजाइन के कपड़े भी चाहिए। तो कॉटन के कपड़े के ऊपर रंगाई और छपाई की जाती है। ये रंगाई हम इस स्टेज पे भी कर सकते हैं। रंगाई हम, कताई जब करी जाती है तब भी रेशों को या धागों को कपड़ों कलर के अंदर डिप करके आराम से उसकी रंगाई की जा सकती है। और रंगाई आपको इस स्टेज में भी कर सकते हैं। जिस भी कलर में आपको रंगना है कपड़े को, उस रंग में आप कपड़े को डिप कर दीजिए, आप धूप में सुखा दीजिए, तो वो कपड़ा अपने आप उस रंग में रंग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर महीन महीन छेद होते हैं। ठीक है, ताने और बाने के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस होती है। चूंकि ताने और बाने के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, तो जो स्पेस होती है, एयर ऑक्यूपाइड होती है, उस एयर की जगह कौन ले लेता है, कलर ले लेता है। उसके ऊपर फिर डिफरेंट तरह की प्रिंट की जाती है। प्रिंट हाथ से भी की जा सकती है और प्रिंट मशीन के द्वारा भी की जाती है। क्योंकि कपड़े की बात कर रहे हैं, कपड़ा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जनरली इंडस्ट्री के अंदर जो प्रिंटिंग की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, मशीन के द्वारा की जाती है। परंतु जैसे सांगानेर में ब्लॉक प्रिंट की एग्जांपल है, ब्लॉक प्रिंट होती है वह हाथ के द्वारा भी की जाती है। लंबे लंबे जो कपड़े होते हैं उनको हाथ के द्वारा भी प्रिंट आउट करा जाता है। तो कहने का आपने मतलब समझे। हम एक बार शॉर्ट में सारी की सारी प्रक्रिया समझ लेते हैं। सबसे पहले
कोई को इकट्ठा किया जाएगा जो कि हाथ से किसान के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। कोई इकट्ठा करने के पश्चात में उसको मशीन के द्वारा, हाथ के द्वारा अथवा छड़ के द्वारा ओटने की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। ओटने की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में उसकी गांठें बनाई जाएगी जो कि 50 पाउंड तक की होती है। और यहाँ तक की प्रक्रिया किसान के द्वारा अपने खेतों में ही कंप्लीट कर दी जाती है। इसके बाद किसान उसको कहाँ भेजता है? इंडस्ट्रीज में भेजता है। इंडस्ट्रीज में विभिन्न किसानों के द्वारा जो विभिन्न एरिया से जो कॉटन आती है उनको गांठें खोल के और उनको मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद में उसको ऐंठन दी जाती है या उसमें थोड़ा बहुत खिंचाव दिया जाता है जो कि ब्रेकर, इंटरमीडिएट और फिनिशर के द्वारा होता है। ये भी एक तरह की मशीन्स होती हैं। फिर उसकी जो रुई होती है उसकी धुनाई की जाती है। इसको कांटेदार हुक पे लगाया जाता है और कीपों के थ्रू गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्ड स्लीवर प्रक्रिया। उसके बाद उसकी कंघी करी जाती है। कार्ड स्लीवर प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं कार्ड कम्बार्ड स्लीवर। फिर उसकी पूनी बनाई जाती है और ये जो पूनी बनाई जाती है ये 6 से 7 इंच तक की लंबाई और मोटाई इसकी 1 इंच तक की होती है। और यह यहाँ तक कि धागा बनाने की प्रक्रिया अपनी कंप्लीट हो जाती है। धागा बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट होने के रेशा बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। रेशे से हम किसका निर्माण करते हैं? धागे का निर्माण करते हैं जिसमें कताई की जाती है। बॉबिन, लच्छी और बॉल का निर्माण किया जाता है। फिर जो हमें धागा प्राप्त होता है, धागे को ताने और बाने के द्वारा बुनाई करके 2 प्लाई, 3 प्लाई, 12 प्लाई एक्सेट्रा बहुत सारे जितनी भी प्लाईज होती हैं उसके द्वारा कपड़ा को निर्माण कर दिया जाता है। और लास्ट में उसका परिसज्जा की जाती है, उसका डेकोरेशन किया जाता है, उसकी रंगाई की जाती है और उसकी छपाई की जाती है और हमारे सामने वैरायटी ऑफ कॉटन का कपड़ा प्राप्त हो जाता है।